कैंप 14, नॉर्थ कोरिया का वो हिडन हेल जहां इंसान पैदा होते ही क्रिमिनल बन जाता है। जरा इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा लोगों के एक क्राउड में खड़ा है। उसके सामने उसकी माँ और भाई को लाया जाता है। माँ को एक ट्री के साथ बांध दिया जाता है, भाई को एक खंबे के पास खड़ा किया जाता है। फिर सिर्फ चंद सेकंड्स बाद गन शॉट्स की आवाज पूरे एरिया में गूंजती है और वो बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को मरते हुए देखता है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे शॉकिंग पार्ट ये नहीं है। सबसे स्केरी बात ये थी कि उनकी डेथ की वजह खुद वो बच्चा था। उसने खुद उनकी कंप्लेंट की थी और उस वक्त उसे जरा भी रिग्रेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में वो पैदा हुआ था वहाँ ट्रस्ट, लव और फैमिली जैसी चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसे बचपन से सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई थी, अगर जिंदा रहना है तो दूसरों को बिट्रे कर। इस बच्चे का नाम था शिन डोंग ह्युक और उसकी स्टोरी इतनी डार्क है कि शायद आप बिलीव भी न कर पाओ कि ये सब आज की मॉडर्न दुनिया में हो रहा था। नॉर्थ कोरिया में आज भी ऐसे सीक्रेट प्रिजन कैंप्स मौजूद हैं। इन कैंप्स में उन लोगों को भेज दिया जाता है जिन पर गवर्नमेंट को सिर्फ शक हो। कोई प्रूफ जरूरी नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई फेयर ट्रायल नहीं, सिर्फ सस्पिशन और पूरी जिंदगी खत्म। कैंप 14 उन्हीं कैंप्स में से एक था। तकरीबन 155 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ एक प्रिजन जो माउंटेन्स के दरमियान दुनिया से सीक्रेट रखा गया था। लेकिन उस कैंप की सबसे डिस्टर्बिंग चीज सिर्फ टॉर्चर नहीं थी, बल्कि एक रूल था 3 जनरेशन पनिशमेंट। अगर एक शख्स पर भी गवर्नमेंट के खिलाफ होने का एलिगेशन लग जाए तो सिर्फ वो नहीं, इसकी पूरी फैमिली सजा भुगतती थी, इसके बच्चे और उनके बच्चे भी। यानी एक बच्चा पैदा होते ही प्रिजनर बन जाता। इसने कोई क्राइम नहीं किया होता, लेकिन फिर भी इसकी पूरी लाइफ इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर गुजरती और ज्यादातर लोग वहीं मर जाते। ये सिस्टम सिर्फ पनिशमेंट नहीं था, ये पूरे सोसाइटी में डर फैलाने का तरीका था ताकि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ सोचने की हिम्मत न करे। और सबसे स्कैरी बात यह थी कि यहाँ इंसान की सजा उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो जाती थी। इसी सिस्टम के अंदर 1982 में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था शिन डोंग ह्युक और उसे ये भी नहीं मालूम था कि कैंप की बाड़ के बाहर भी कोई दुनिया मौजूद है। शिन की सजा उसके पैदा होने से बहुत पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। इसका कोई पर्सनल क्राइम नहीं था, उसका सिर्फ एक जुर्म ये था कि उसके फादर के रिलेटिव्स कोरियन वॉर के दौरान सूट कोरिया फरार हो गए थे। इसी पनिशमेंट की वजह से शिन के फादर और ग्रैंडफादर को कैंप 14 भेज दिया गया। लेकिन यहाँ एक और डिस्टर्बिंग हकीकत थी। कैंप में मैरिजेस भी नॉर्मल तरीके से नहीं होती थी। गार्ड्स डिसाइड करते थे कि कौन किससे शादी करेगा। अगर कोई प्रिजनर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता, ज्यादा काम करता, रूल्स फॉलो करता, तो रिवॉर्ड के तौर पर उसे मैरिज परमिशन मिलती। शाइन के पेरेंट्स की मैरिज भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि कैंप का असल मकसद फैमिली बनाना नहीं था। असल मकसद था नए वर्कर्स पैदा करना। शिन एक छोटे से कंक्रीट रूम में रहता था जहां 4 फैमिलीज एक साथ रहती थी। न प्रॉपर बेड, न टेबल, न क्लीन वाटर। दिन में सिर्फ 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती थी और खाना बस इतना कि इंसान जिंदा रह सके। भूख वहां एवरीडे रियलिटी थी। लेकिन सबसे पेनफुल चीज ये थी कि शिन ने कभी फैमिली को फैमिली की तरह फील ही नहीं किया। उसका फादर साल में सिर्फ चंद बार नजर आता था। न मोहब्बत, न इमोशनल बॉन्ड, क्योंकि कैंप 14 में लोगों को इंसान नहीं बनाया जाता था, उन्हें सर्वाइवल मशीन बनाया जाता था। बाद में शिन कैंप के स्कूल गया, लेकिन वो स्कूल असल में स्कूल नहीं था। वो बच्चों के लिए एक लेबर सेंटर था जहां एजुकेशन से ज्यादा हार्ड वर्क सिखाया जाता था।
और शिन आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर इसी ब्रूटल सिस्टम का हिस्सा बनता गया। जब वो 13 साल का था, एक रात उसने अपनी माँ और भाई की बातें सुन ली। वो कैंप से भागने का प्लान बना रहे थे। ये अल्फाज सुनते ही शीन के जिस्म में खौफ दौड़ गया, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया था, जो भागने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और सिर्फ वो नहीं, उसके साथ जुड़े लोग भी पनिशमेंट फेस करेंगे। इसी डर में शिन फौरन गार्ड्स के पास गया और उसने अपनी माँ और भाई की कंप्लेंट कर दी। गार्ड्स ने शिन को भी सस्पेक्ट बना लिया। उन्हें लगा शायद वो भी इस प्लान का हिस्सा है। फिर शुरू हुआ टॉर्चर। कई दिनों तक उसे मारा गया, इंट्रोगेशन की गई और मजीद इंफॉर्मेशन मांगी गई। फिर एक दिन इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसे एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर ले जाया गया। शिन को लगा अब उसे मार दिया जाएगा। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जब इसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसने देखा सामने उसकी माँ और भाई खड़े थे। फिर चंद सेकंड्स बाद पहले उसकी माँ को फांसी दी गई और फौरन बाद उसके भाई को गोली मार दी गई। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उस वक्त शिन को लगा कि वो यही डिजर्व करते थे, क्योंकि उसके माइंड में फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कैंप के रूल्स। वो इतना इमोशनली ब्रोकन हो चुका था कि उसे अपनी माँ की डेथ पर भी सैडनेस फील नहीं हुई। लेकिन वक्त के साथ शिन के माइंड में एक नई चीज पैदा होने लगी, एस्केप। पहली बार उसने सोचना शुरू किया कि शायद कैंप के बाहर कोई बेहतर जिंदगी मौजूद है, लेकिन एस्केप के बारे में सोचना भी वहां डेथ सेंटेंस था। यहाँ उसके साथ जो हुआ वो शायद इंसान के साथ होने वाले बदतरीन टॉर्चर्स में से एक था। उसे अंडरग्राउंड एक छोटे डार्क रूम में बंद कर दिया गया 6 महीने तक। जैसे ही वो अंदर गया, गार्ड्स ने उसके कपड़े उतार दिए, इसके हाथ बांध दिए गए, पाँव में हैंडकफ लगा दिए गए। फिर उसे सीलिंग से उल्टा लटका दिया गया। कुछ देर बाद एक गार्ड ने नीचे आग जलाई। आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम्स इसकी बॉडी के करीब आने लगे। शिन दर्द से जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन गार्ड्स के लिए यह सिर्फ पनिशमेंट थी। दर्द इतना अनबेरेबल था कि आखिरकार शाइन बेहोश हो गया। लेकिन टॉर्चर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और दिन गार्ड्स ने प्लायर्स से उसके नाखून खींचने शुरू किए। जब शाइन ने पेन से बचने के लिए हाथ मोड़ने की कोशिश की, तो एक गार्ड गुस्से में आया और उसने शाइन की मिडिल फिंगर पर स्टिक से बार बार मारना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि उसकी अंगुली टूट गई। 6 महीने तक यही सब चलता रहा और फिर एक दिन उसे दोबारा प्रिजन वार्ड में भेज दिया गया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जल्द ही उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो पहली बार उसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बताएगा।